बेटे हम अपने उसी पार्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं, टोपी पार्ट, हम उसी के साथ चलेंगे। टोपी पार्ट में हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि चिड़िया और नर चिड़िया में दोनों में बहस शुरू हो गई कपड़ों को लेके। बेटे मादा चिड़िया कहती है कि मनुष्य कपड़े पहनता है बहुत सुंदर लगता है, तो नर जो चिड़िया है, नर गौरैया है, वो कहता है कि नहीं, आदमी कपड़े पहनकर सुंदर नहीं लगता। क्योंकि वो उदाहरण देता है कि अगर आप कपड़े पहन लोगी तो तुम्हारे पंखों का रोया रोया जो सुंदर नजर आता है मुझे, वो नजर आना बंद हो जाएगा। इसलिए आदमी भी कपड़े पहनकर अपनी सुंदरता को ढक लेता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट उनका आता है कि आदमी वस्त्र पहनता है तो सर्दी गर्मी से बचता है, लेकिन जो नर है वो कहता है कि नहीं, आदमी तो ऐसे अंगों पे भी कपड़े पहन लेता है जिनको उसने प्रयोग में लाना होता है, अर्थात सिर ढक लेता है, हाथों को ढक लेता है, और उसका चलना फिरना, काम करना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है। फिर वो कहता है, नर चिड़िया कहती है कि आदमी जब कपड़े पहनता है तो उसकी औकात का पता चलता है। हम वस्त्रों से एक व्यक्ति की औकात जान सकते हैं कि ये घर से कैसा होगा, समाज में इसका क्या रुतबा होगा। ठीक है। ये भी उसे लगा कि ये नेगेटिव पॉइंट है। तो उसके बाद चिड़िया का दिल किया टोपी पहनी जाए। हमने टोपी के बहुत से अर्थ मुहावरे किए, जैसे टोपी पहनना, टोपी पहनाना, टोपी घुमाना, है ना। टोपी घुमाना मीन्स इधर की बात उधर घुमा देना। ओके, वो तो टोपी घुमा रहा है, यानी इधर से पैसा लेता है, उधर पैसों के लिए वो तो टोपी घुमाता है। फिर टोपी उछालना, कितने ही मुहावरे टोपी से संबंधित है। एक दिन चिड़िया कहती है मुझे तो टोपी पहननी है। चिड़िया कहता है कहाँ से लाएगी तो टोपी के लिए सामान। अचानक अगले दिन जब वो मॉर्निंग में दाना चुगने जाते हैं तो उन्हें एक रुई का फाहा मिल जाता है। तो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है, कहती है मिल गया मिल गया, टोपी बनाने का सामान मिल गया। ओके, तो वो खुश खुश होती है, मिल गया मिल गया, टोपी का जुगाड़ मिल गया। तो उसे जब फाहा मिलता है तो वो कहती है कि मुझे अच्छी सी टोपी बनवानी है। तो सबसे पहले बेटे कपड़ा बनाने के लिए, कोई वस्त्र बनाने के लिए जो हम पहनते हैं, सबसे पहले रुई को धुना जाता है। आपको पता है ना, गांधी जी चरखे पे सूत काटते थे, रुई की पूनियां लेकर, कॉटन की बॉल्स लेकर उसे काटा जाता था, उसमें से धागा निकाला जाता था। ओके, फिर धागे से कपड़ा बुना जाता है और फिर बुने हुए कपड़े को काट छांट के शेप देके कपड़े बनाए जाते हैं। तो पहले उसे रुई का फाहा मिला, रुई के फाहे को उसे धुनवाना पड़ा। धुनवाना मीन्स पिंजाई करवानी पड़ी उसकी। धुनिये के पास गई, धुनवाना पड़ा। फिर कोरी के पास गई और धागा बनवाना पड़ा। फिर बुनकर के पास गई, कपड़ा बुनवाना पड़ा। और फिर दर्जी के पास गई ताकि टोपी सिल जाए। अब जब वो दुनिया के पास गई तो दुनिया कहता है आई एम नॉट फ्री, क्योंकि मैं राजा जी के लिए रजाई के लिए रुई धुन रहा हूं। तो चिड़िया कहती है कि मैं तुम्हें पूरा पूरा मुआवजा दूंगी, पूरा पूरा श्रम दूंगी, तुम मेरी धुन दो। वो कहता है कैसे पूरा पूरा देगी? कहती है आधी रुई आपकी, आधी रुई मेरी। वो खुशी खुशी तैयार हो जाता है, आधी रुई खुद रख लेता है, आधी चिड़िया को धुनकर दे देता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, काल्पनिक कहानी है। चिड़िया इतनी कितनी रुई उठा लाई होगी जिसे आधा धुन के दुनिया ने रख लिया और आधा खुद रख लिया। बस काल्पनिक कहानी है। फिर वो जाता है कोरी के पास। तो कोरी क्या कर रहा है बेटा? कोरी इस समय राजा की अचकन के लिए सूत काट रहा है। वो भी कहता है मेरे पास समय नहीं। चिड़िया कहती है कोई बात नहीं, आप जितनी मेरे पास रुई धुनी हुई है, आधी धुन के मुझे दे देना, आधी धुन के आप रख लेना। कोरी भी तैयार हो जाता है। कोरी के बाद वो जाती है बुनकर के पास। हम यहाँ पे थे, आगे पढ़ेंगे, मैं आपको समझा पहले देती हूँ। बुनकर के पास जाती है, उसे कहती है कि बुन दो कपड़ा। वो कहता है ऐसे कैसे मैं बुन दूं, मैं तो राजा की 9वीं रानी की
10वीं संतान के लिए झब्बे बुन रहा हूँ। 9th वाइफ की 10th संतान, पहले 9 लड़कियां हैं, 10वां बेटा पैदा हुआ है, उसके लिए मैं झब्बे सिल रहा हूँ। झब्बे मीन्स इजी वे टू वियर, बच्चों के लिए जो हम खुले खुले बनाते हैं ना समर्स में, वो सिल रहा हूँ। तो ये फिर कहता है कि नहीं ना, मतलब पहले राजा के काम, फिर पता नहीं राजा के कितने सैनिक मुझसे काम करवा जाते हैं फ्री में, एक तुम आ गई है मेरे पास। वो कहती है अब मैं पूरा मतलब पारिश्रमिक दूंगी, यानी मैं पूरा मुआवजा दूंगी। वो कहती है आधा कपड़ा आप, मतलब आधा बुन के आधा कपड़ा आप रख लेना, आधा मुझे दे देना, बस मेरे लिए बहुत होगा। फिर उसके बाद दर्जी के पास जाती है, दर्जी को भी कहती है आधा कपड़ा तू रख लेना, आधा मुझे दे देना। अब दर्जी इतना खुश होता है क्योंकि उसे कभी ऐसी मिली नहीं होती, मुआवजा मिला ही नहीं होता इतना ज्यादा पैसा, मतलब 50% लाभ वाला कोई काम उसने आज तक किया ही नहीं होता। तो वो उसको टोपी भी बुन देता है और साथ में 5 फुंदने भी लगा देता है। फुंदने होते हैं कॉटन बॉल्स, साथ में कपड़े की बनी हुई ना, धागे की बनी हुई बॉल्स लगा देता है। तो बहुत खुश होती है, फुंदने वाली टोपी पहन के और चली जाती है राजा जी को छेड़ने, है ना। राजा मालिश करवा रहा है, राजा को कहती है राजा जी ने टोपी नहीं पहनी, मैंने टोपी पहनी, राजा जी ने टोपी नहीं पहनी, मैंने टोपी पहनी। राजा खिंच जाता है, पहले तो अपनी टोपी मंगवाता है, फिर कहता है पकड़ लो इस चिड़िया को, छीन लो इससे टोपी, है ना। उससे टोपी छीन ली जाती है। तो फिर ऐसे ही तंग करती है तो राजा उसकी टोपी वापस कर देता है बाद में, और चली जाती है। ठीक है, तो दिस वाज अ लेसन। एक बार देखते हैं, हम रीडिंग पे थे 119 पेज पे, अगर आपको याद हो हमने 119 पेज पे सेंटर में थे। तू किस मुल्क से आई है? कोरी ने उसे भर आंख देखा। जानती नहीं यहाँ का चलन, खट मरे बरगा बैठा खाए तुरंग। ये सब वो है ना। ओके बेटे, मैंने तो वैसे वेटिंग रूम, ओके ओके ओके, जसवंत और महकप्रीत दे बोथ वर इन वेटिंग रूम, और मुझे लगता है उन्होंने सबसे पहले ज्वाइन किया होगा जब मैंने वेटिंग रूम इनेबल नहीं किया, तब उन्होंने ज्वाइन किया होगा। ओके, तो देखिए क्या कह रहे हैं कि क्या है, खटमरे बरघा बैठा खाए तुरंग। कहते हैं ना कि अंधी पीसे अंधी पीसे कुत्ता खाए, है ना मुहावरा एक, अंधी पीसे कुत्ता खाए, यानी पीस कोई रहा है, अंधी को तो नजर नहीं आ रहा, खाने वाला मजे से ऐश कर रहा है। तो ये उसी हिसाब का मुहावरा है। यहाँ सब काम राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए होता है, लिए होता है। राजा जी के लघुए भगुए भी तो बहुत हैं, इसी में उनका भी काम होता है। मुकरो मत भैया, हम तुम्हें माकूल मुआवजा देंगे। गवरैया बोल पड़ी, इसे काट दो, आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लूंगी। कोरी भी तैयार हो गया, इतनी वाजिब मजदूरी पर काम ना करना मूर्खता होगा। तन तन करके उसकी तकली चली, ताता थैया करने लगी। काफी महीन और लच्छेदार सूत काट दिए गए। कदम कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग से गवैया को आगे बढ़ने पर उकसा दिया। उसके बाद वह दोनों एक बुनकर के पास गए और इसरार करने लगे, बुनकर भैया इस काते सूत से कपड़ा बुन दो। बुनकर इन्हें अगबग होकर देखने लगा। हटते हो कि नहीं यहाँ से? देखते नहीं अभी मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है। अभी थोड़ी देर बाद ही राजा जी के करिंदे हाजिर हो जाएंगे, साव करेंगे भाव तो चाव करेंगे चाकर, यानी साव तो जो हुक्म करेंगे करेंगे, चाकरों का भी हुक्म होगा। इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया। इसे बुंदे भैया, गवरैया ने साहस संजोकर कहा, हम सेंत मेंत का काम नहीं करवाते, इसे बुंदे और औंधा तू ले ले, आधा हम ले लेंगे। बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं है, वह तैयार हो गया। सूत अपनी और खींचकर ताना बाना पसार दिया। उसका करघा चलने लगा, डर की ढोलकने लगी। थोड़ी ही देर में उसने काफी गफ्ज और दबीज, मतलब मोटा और अच्छा कपड़ा बुन दिया। आधा उसने ले लिया और आधा इन्होंने। गवरैया ने 3/4 मंजिल पार कर ली थी। 3/4 मीन्स थर्ड फोर्थ, मतलब 4 में से 3 हिस्से उसकी मंजिल पार हो गई थी।
कपड़ा लिए दिए, वह एक दर्जी के पास जा पहुंची। दर्जी भैया हमारी टोपी सिल दो। खिसकती हो कि नहीं यहाँ से, दर्जी रोज से बोला। देखते नहीं राजा की 7वीं रानी की, सॉरी मैंने आपको कहा था राजा की 9वीं रानी, लेकिन 7वीं रानी की 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है। अब उस 10 रन के लिए मुझे ढेरों झब्बे सिलने हैं। दर्जी ने माथे से पसीना पोंछते हुए ठंडी आह भरी। कुछ देना न लेना, भर माथे पसीना। हम तो भैया बेगार में कुछ करवाते नहीं, गवरैया बोली। इस बुने कपड़े की टोपी सिल दें, बल्कि 2 टोपियां सिल दें, एक तू ले ले, एक हम ले लेंगे। मुंह मांगी मजदूरी पर कौन मुझी तैयार ना होगा। कच कच करके कैंची चल उठी और चूहे की तरह सर सर उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी। बड़े मनोयोग से उसने 2 टोपियां सिल दी। खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी पर 5 फुंदने भी जड़ दिए। फुंदने वाली टोपी पहनकर तो गवरैया जैसे आपे में ना रही, 1.5 टांग पर ही टिकी नाचने लगी। फुदक फुदक कर लगी गवरा को दिखाने, देख मेरी टोपी सबसे निराली 5 फुंदने वाली। वाकई तो रानी लग रही है, गवरे को भी आखिरकार कहना पड़ा। रानी नहीं राजा कहो मेरे राजा। गवरैया ऊंचा उड़ने लगी। अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा। टोपी पहनते ही उसके मन में एक नए उल्लास ने जोर मारा कि क्यों ना इस मुल्क के राजा का भी एक बार जायजा लिया जाए, जिसके लिए इतने सारे काम होते हैं। उड़ते उड़ते वह राजा के महल के कंगूरे पर जा बैठी, बन्ने पर जा बैठी, और पिक्चर में बेटे बिल्कुल दिखाया गया है कि वो वहां बैठ गई। उसी वक्त राजा अपने चौबारे पर टहलुओं से खुली धूप में फुलेल की मालिश करवा रहा था। राजा उस वक्त अधनंगा बदन और नंगे सिर था। एक टहलुआ सिर पर चंपी कर रहा था, दूसरा हाथ पांव की उंगलियां मोड़ रहा था, तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था, चौथा पिंडली पर गुद्दी काट रहा था। गवरैया कंगूरे पर से चिल्लाई, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं। मालिश करवाते राजा की नजर गवरैया से टकरा गई। गवरैया के सिर पर फुंदने वाली टोपी देखकर उसकी अकल चकरा गई। वह तो लगातार रटे जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, अरे कोई मेरी टोपी लाओ जरा जल्दी। राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढांकते हुए चिल्लाया। टोपी आ गई, राजा ने झट से पहन भी ली। देख रही फदगुनी फदगुदी, मेरी टोपी में 5 फंदने। गवरैया ने अब दूसरा ही राग अपना शुरू कर दिया। राजा की टोपी में एक भी नहीं, मेरी टोपी में 5 फंदने, राजा की टोपी में एक भी फंदने नहीं। राजा को बेहद हेठी महसूस हुई। हेठी मीन्स इंसल्ट। राजा को बहुत बुरा लगा। ओके, इस मुल्क में महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की ये मजाक, वह बुरी तरह बिगड़ गया। इस फदबुद्धि की गर्दन मसल दो, पंखने नोच लो। सिपाहियों देर ना करो। क्षमा करें महाराज, मंत्री ने हाथ जोड़ दिए। मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदा करना, अपने आप चली जाएगी। पर राजा सिपाहियों से बोला, ये ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन ले आओ, उसे मैं पैरों से ठोकर मारूंगा। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गवरैया की टोपी नीचे गिरा दी, तो दूसरे सिपाही ने झट वह टोपी लपक ली और राजा के सामने पेश कर दिया। राजा टोपी को पैरों से मसलने ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। कारीगरी में ये नायाब नमूने की तरह वह जड़ हो गया। मेरी राज में मेरे सिवाय इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची, सोचते हुए राजा उसे उलट पुलट कर देखने लगा। इतनी नगीना टोपी, मतलब इतनी अच्छी टोपी इस मुल्क में बनाई किसने, राजा के मन में ख्याल आया। अब तो वह हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी, राजा चाहे और पता न चले। गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ। दुहाई अंधेता, इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई। मेघों की गड़गड़ाहट की मानिक राजा ने आवाज बोला कि तुमने आज तक मेरे लिए बनाई, ये किसके लिए बनाई। दुहाई अंदाता, हमें दुहाई नहीं वजह बताओ। कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार, एकदम गफज और दबीज। ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना। नाग की मानित राजा फूंक मारने लगा। गिरते पड़ते बुनकर हाजिर हुआ। माफी बख्शे सरकार, माफी नहीं वजह बताओ। सूत बड़ा उम्दा था सरकार, हरदम महीन और लच्छेदार। इतना महीन सूत किसने काटा। शेर की मानित राजा ने दहाड़ मारी। गिरते पड़ते कोरी हाजिर हुआ। जान बख्शे महाराज, जान नहीं वजह बताओ। रुई बड़ी बेहतरीन थी सरकार, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई। इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी। बिजली की तरह राजा ने जवाब दिया।
हाफते छाती पीटते दुनिया हाजिर हुआ। खमा अंदाता, खमा नहीं वजह बताओ। राजा गुस्से से कांप रहा था। तुम चारों ने मिलकर इस गवरैया का काम किया, हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया? आपके लिए भी किया है सरकार, दुनिया ने जमीन पर लेटकर कहा। आगे भी आपके लिए करेंगे सरकार, हमारे लिए अब तक जो काम हुआ उसमें इतनी नफासत क्यों नहीं थी? अभय दान दे तो बोलू सरकार, दुनिया बोला। चलो दिया, राजा बोले। अब बताओ महाराज, इस गवरैया ने जो काम करवाया उसमें आधा हिस्सा दे देती है। जिसके पास कुछ है वह कुछ भी नहीं देता, इसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी सब आधा दे देती है। इसलिए उसके काम में अपने आप नफासत आ जाती है। आगे सोचा, दुनिया दंडवत के ऊपर दंडवत किए जा रहा था। देख ले राजा, आंख में उंगली डालकर देख ले, इसके लिए पूरे गोल चुकाए हैं, पूरे मोल चुकाए हैं, बेगार की नहीं है ये। गवरैया फिर चिल्लाने लगी, ये राजा तो कंगाल है, निरा कंगाल। इतना धन घट गया है, इसे टोपी तक नहीं जुटती, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। राजा तो वाकई अकबरा गया। वह तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की थी। दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कम सूर थी। तीसरे खजाने की गुलती पोल। वह पाखी तो कैसे पता चला कि धन घट रहा है? तमाम बेगार करवाने, बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली हो रहा था। इतना ऐशो आराम, इतनी लश्करी, इतनी लवाजिमे का बोझ खजाना संभालते भी तो कैसे? तमाम लोग निकल आए थे। यह अनोखा तमाशा था। मंत्री ने हौले से कहा, ये मुंहफट तो महाराज को बेपर्दा करके ही दम लेगी। राजा तो खुद घबरा रहा था, झट से बोल पड़ा, इसकी टोपी वापस कर दो। सिपाहियों ने कहना माना, टोपी वापस कंगूरे की और हवा में उछाल दी। गवरैया ने फिर टोपी पहन ली और उड़ उड़ कर कहने लगी, वाह राजा तो डरपोक है, मेरा डरपोक, मुझसे डर गया तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। कौन इस मुंहफट के मुंह लगे? क्यों क्यों मंत्री जी, कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। ठीक है, तो दिस वॉज अ लेसन से शिक्षा हमें मिली कि कभी भी हमें कोई भी काम बेगार में नहीं करवाना चाहिए, यानी मुफ्त में नहीं करवाना चाहिए। ओके, तो पहला क्वेश्चन, गवरा और गवरैया के बीच किस बात में बहस हुई और गवरा को अपनी इच्छा पूरी करवाने का अवसर कैसे मिला? किस बात को? मनुष्य के कपड़े पहनने के विचार पर बहस हुई। ठीक है, दोनों ने क्या क्या कहा वो भी लिख देंगे। और गवरैया ने अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे हासिल किया? गवरैया ने अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर एक रुई का फाहा पाकर किया। गवरैया और गवरे की बहस के तर्कों को एकत्र करें और उन्हें संवाद के रूप में लिखें। संवाद नहीं लिखेंगे हम वैसे लिखेंगे कि गवैया और गवरा में बहस किस बात पर हुई। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को चेंज कर लेंगे, गवरा और गवरैया में, पर वैसे वो तो ऊपर हो चुका है। लीव दिस क्वेश्चन। ओके, टोपी बनवाने के लिए किस किस के पास गई वो? टोपी बनाने तक का कार्य को लिखें। 4 चीजें हैं। सबसे पहला, दुनिया, रुई ढूंढने। नंबर 2, बुनकर, नहीं कोरी के पास धागा काटने। नंबर 3, बुनकर के पास का वस्त्र बुनने। नंबर 4, दर्जी, ताकि काट के वो बना दे। ठीक है, गवरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुंदने क्यों जड़ दी? आज तक दर्जी को किसी ने इतनी मेहनत नहीं दी थी कि आधा सामान वो खुद रख ले और आधा दूसरे को दे। खुश होकर दर्जी ने उसकी टोपी पर फुंदने जड़ दिए। That's all. Question answers we have done.
एक क्वेश्चन और कर लीजिए आगे, कहानी से आगे में। परिश्रम का उचित मूल्य नहीं मिलने पर आम व्यक्ति की क्या प्रतिक्रिया होगी? परिश्रम का उचित मूल्य नहीं मिलने पर कारीगर की प्रतिक्रिया क्या होगी? अगर कोई कारीगर काम पे लगाया हुआ है आपने, उसे आप प्रॉपर पैसे नहीं देते तो वो क्या करेगा? वो मन लगाकर कार्य नहीं करेगा, वो दिल से काम नहीं करेगा, वो अच्छा कार्य नहीं करेगा, क्योंकि उसे उसकी उचित मजदूरी नहीं मिल रही। ओके, ओके जी। तो इस कहानी का एक क्वेश्चन और बता दीजिए, ये कहानी हमें क्या संदेश देती है? इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? क्वेश्चन कहाँ लिखे हैं ये देखिए ना बेटा, यहाँ पे है क्वेश्चन, ये देखिए, ये नीचे, दीज आर द क्वेश्चंस, यहीं पे मार्क कीजिए बेटे। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, गवरा और गवरैया और गवरा के बीच किस बात को बहस हुई और गवरैया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला? फर्स्ट क्वेश्चन, वो भी बताती हूँ। सेकंड क्वेश्चन, अच्छा ये तो हो गया किस बात पर बहस हुई। सेकंड क्वेश्चन बना लो, गवरा और गवरैया में क्या बहस हुई? सेकंड क्वेश्चन बना लो, गवरा और गवरैया में क्या बहस हुई? में क्या बहस हुई? तीसरा क्वेश्चन, टोपी बनाने के लिए गवरैया किस किस के पास गई? चौथा, गवरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुंदने क्यों जड़ दिए? खुश हो गया था क्योंकि उसे आज से पहले इतना इतना फायदे या इतनी मजदूरी किसी से नहीं मिली थी। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन मैंने कहा है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, या इस कहानी का मूल क्या है? कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें किसी से भी बेकार में काम नहीं करवाना चाहिए। और नंबर 2 पॉइंट होगा कि कार्य की सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। दैट इज रिटन हेयर, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ये, कार्य की सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। क्योंकि अगर अगर चिड़िया हिम्मत हार जाती तो कोई भी काम नहीं कर पाती ना, उसने हिम्मत की। कार्य की सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। 2 पॉइंट्स आर देयर, ओके, 2 पॉइंट्स आर देयर। कार्य की सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। डन बेटा, फॉलोड। प्रबल कुछ पूछना है बेटे जी? प्रबल कुछ पूछना है पुत्र? यस मैम। मैम हमने परिश्रम का उचित मूल्य नहीं मिलने पर कारीगर उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? मैम ये वाला क्वेश्चन नहीं करना? कहाँ है बच्चे? हाँ मैम वो आपने अपनी करना है, करना है, करना है, करना है। और परिश्रम, मैम सेकंड क्वेश्चन का आंसर बता दो एक बारी। गवरैया और गवरे में क्या बहस हुई? क्या बहस हुई बेटे? गवरैया और गवरे में मनुष्य के कपड़ों को लेकर बहस हुई। गवरैया ने कहा कि मनुष्य पर कपड़ा बहुत सुंदर लगता है। नर गौरैया ने कहा कि वो कपड़ों में उसकी सुंदरता छिप जाती है। मादा गौरैया ने कहा कि वह सर्दी और गर्मी से बच जाता है। नर गौरैया ने कहा कि उसकी काम करने की क्षमता ही कम हो जाती है। ठीक है, और नर गौरैया ने उसे ये भी कहा
कि इंसान कपड़े पहनकर इंसान की औकात सामने आ जाती है। ओके ओके किसी कारीगर को अगर उसका मूल्य ना दिया जाए तो क्या होता है कि वह ढंग से कार्य भी नहीं कर सकता। बेटे शिक्षा और संदेश वन इज द सेम थिंग। आपने आज के पाठ से क्या सीखा वो भी एक ही बात है। आपको आज के पाठ से क्या शिक्षा मिली, आज का पाठ आपको क्या संदेश देता है, एक ही बात है बच्चे। ठीक है, तो हमने अभी तक क्वेश्चन किए 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन। ओके संदेश 2 पॉइंट है। एक तो कि हमें किसी मजदूर से बेगार में काम नहीं करवाना चाहिए, एंड नंबर 2 कार्य की सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। कार्य की सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। ओके we have done the question answers. With this lesson is over and this was the last lesson. Okay जी, ठीक है बेटा, ये आखिरी लेसन था और मैंने जो आपको सेंटेंसेस दिए थे वो आपने कर लिए होंगे और चेक भी कर लो। आई हैव सेंड यू द आंसर शीट। ओके